गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है निधि कंपनीज़। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसने जितनी निधि कंपनीज़ हैं उनको बोला है कि आप अपने आप को दोबारा से एक बार अपडेट करवाओ, अपने रजिस्ट्रेशन को एक बार अपडेट कराओ। बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने ये देखा है कि जो जितनी भी ये निधि कंपनीज़ हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस मेंट फॉर द रेगुलेशन। ठीक है, तो ये प्रॉपरली जो है अपने रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं कर रही हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट ने कहा है इनको, एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला है कि आप एक बार अपनी जो है रजिस्ट्रेशन को दोबारा दोबारा से अपडेट करवाओ हमारे साथ। ठीक है, तो निधि कंपनीज़ क्या होती हैं? निधि कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं बेसिकली जो लेने लेने और देने का काम करती हैं। ठीक है, ये अपने ही मेंबर्स से बोरो करती हैं और उन्हीं मेंबर्स में से ही आपस में जो है लैंडिंग भी करती है। ठीक है, और वो मेंबर्स कौन हो सकते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल्स ही जो है इसके मेंबर्स हो सकते हैं। आपके और मेरे जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं, हम ही सिर्फ इसके मेंबर्स हो सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन इसकी मेंबर नहीं हो सकती, कोई सोसाइटी, कोई कमेटी इसकी मेंबर नहीं हो सकती, सिर्फ इंडिविजुअल्स इसके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ कौन करता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, सिर्फ वही इसकी जो है नोटिफिकेशन और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसीजर सिर्फ यही सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट रजिस्टर दीज निधि कंपनीज। ठीक है, तो ये जो है हमारी कंपनीज़, ये कंपनीज़ एक्ट 1956 के अंडर आती हैं और इसको जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो इसको जो है रेगुलेट करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कंपनीज़ एक्ट के अंडर आती हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत से ऐसी प्रोविजंस हैं जो कंपनीज़ एक्ट के अंदर होते हैं वो इनके ऊपर नहीं लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो ऑपरेशंस हैं वो एज़ कम्पेयर टू कंपनीज़, इनके जो ऑपरेशंस हैं जो बाकी कंपनियों के अलावा कि जो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपनियों के अलावा इनके जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं। सिर्फ इनके आपस के ही मेंबर्स के आसपास मतलब आप इनके आपस के जो मेंबर्स हैं वही सिर्फ अपना लेन देन आपस में करते हैं। सो इनको हम प्रॉपरली कंपनी नहीं मानते और इनके ऊपर प्रॉपरली जो है वो रेगुलेशंस कंपनीज़ के जैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो क्यों जो इनकी डिपॉजिट एक्सेप्टेंस की एक्टिविटी है, मतलब मेंबर ही जो है उनसे ही डिपॉजिट्स लेते हैं, ये उन्हीं को ही लेंडिंग भी करते हैं। ठीक है, तो क्यों इनकी डिपॉजिट एक्सेप्टेंस की एक्टिविटी है उसकी वजह से जो है ये NBFCs भी कहलाते हैं। NBFCs की ही एक कैटेगरी है और एक NBFC की कैटेगरी होने के नाते जो RBI है वो इनको डायरेक्शंस इशू कर सकता है, कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटीज़। अब याद रखो, इन जनरल जो है RBI जो है इनको रेगुलेट नहीं करता है बिकॉज दे आर कंपनीज, बट बिकॉज ऑफ देयर डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटीज़ RBI कैन इशू डायरेक्शंस टू देम इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को है जो है इशू किया है अभी रिसेंटली। मतलब क्या है इसमें कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए और ओवर द टॉप OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस जो हैं ये अंडर सेक्शन 87 सब सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट 2000 के अंडर इसको जो है इशू किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं गाइडलाइंस है क्या। सोशल मीडिया कंपनीज़ के लिए गाइडलाइंस क्या बनाई गई हैं? सबसे पहले तो उसमें कहा है कि ड्यू डिलिजेंस फॉलो करनी है इन इंटरमीडियरीज़ को। अब ये इंटरमीडियरीज़ क्या होते हैं? ये सोशल मीडिया कंपनीज़ जो हैं ये इंटरमीडियरीज़ ही होती हैं। ठीक है, दो लोग, आप और मैं, एक दूसरे के साथ कंटेंट एक्सचेंज कर रहे हैं और उसको कंटेंट को एक्सचेंज करने के लिए जो मीडियम है वो ये जो फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया कंपनीज है ये सिर्फ एक तरह से इंटरमीडियरी है, ये हम दोनों के बीच के कंटेंट को जो है फैसिलिटेट कर रही हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये इंटरमीडियरीज जो है इनको ड्यू डिलिजेंस, बहुत ख्याल रखने की बात कही गई है कि आपको पूरी जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, जैसे उन्होंने बोला ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर कोई किसी को जो है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के से कुछ प्रॉब्लम है या किसी कंटेंट से कुछ प्रॉब्लम है या कोई यूज़र है तो उसको उसके लिए जो है इन कंपनीज़ को ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा और जो है ग्रीवेंस ऑफिसर का जो नाम और जो उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस ऑफिसर की जो है वो उनको शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है ग्रीवेंस ऑफिसर को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ आप उनके पास कोई कंप्लेंट आई है और विद इन 15 डेज़ के अंदर उस कंप्लेंट को
रिजॉल्व करना पड़ेगा ग्रीवेंस ऑफिसर को, ठीक है। अब वो ग्रीवेंस ऑफिसर कौन हो गया? जो सोशल मीडिया कंपनी का ही एक तरह से ग्रीवेंस ऑफिसर होगा। ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूज़र्स जो है खासकर विमेन यूज़र्स, वो भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इन केस अगर कोई सेक्सुअल एक्ट या कोई न्यूडिटी या इम्पर्सनेशन या कोई मॉफ्ड इमेजेस या फिर कोई जैसे वीडियो फेक वीडियोस बनाई जाती हैं किसी की डिग्निटी को हार्म करने के लिए, ठीक है, तो उस केसेस में 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है उस पर एक्शन लेना पड़ेगा सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज हैं। अब जब मैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बोल रहा हूँ तो आप इसको सोशल मीडिया कंपनी ही समझ लो, ठीक है। अब दो तरह की इन्होंने सोशल मीडिया कंपनीज को डिफाइन किया है, ठीक है। दो तरह की इन्होंने बोला है, एक होती है जो नॉर्मल सोशल मीडिया कंपनी और एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कौन होंगी? जैसे हमारा फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप है जिनके बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिस्टिंक्शन ही ऐसे बनाई है कि जिनके बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूज़र्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको क्लासीफाई किया जाएगा कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर वो एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हमारे जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इनके बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और इनकी जो जिम्मेदारी है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल सोशल मीडिया कंपनीज इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। अब जो है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो ये बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए स्पेशली जो है वो प्रोविजंस डाले गए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर आपको यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है, जिसके साथ कोई भी अगर कोई इशू होता है, गवर्नमेंट के साथ कोई इशू होता है या कोई जो ये गाइडलाइंस की वायलेशन होती है तो गवर्नमेंट किसके साथ कांटेक्ट करेगी? कोई एक तो होना चाहिए ना ऑफिसर। तो ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो इंडिया का ही रेजिडेंट होना चाहिए जिसके साथ डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट बात करेगी कि आप जो है इन गाइडलाइंस का पालन करो, ठीक है। फिर एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए जो कि 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कांटेक्ट में, जो जब भी अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कुछ कंटेंट को रिमूव करवाना है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसी नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को ही वो कांटेक्ट करेंगी। जैसे समझ लो फेसबुक का कोई एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, इंडिया का ही रेजिडेंट होगा, वो इंडिया में ही होगा, और कोई भी लॉ जैसे दिल्ली पुलिस जो है वो जब उसको डायरेक्टली 24 घंटे कभी भी कांटेक्ट कर सकती है और कह सकती है कि आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, इसको भी जो कहा है उन्होंने कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। ये भी ग्रीवेंसेस जो होंगी उनको रिड्रेसल के लिए जो है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होगा, वो भी जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल करेगा, ठीक है। फिर एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट इनको पब्लिश करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने हमें ये चीज़ें करने को कही थी, उसमें से हमने इतनी चीज़ें तो करी हैं और इतनी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये कंप्लायंस रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी इनको, ठीक है। फिर समझ लो जैसे ये आप आंसर ये एक वो देख लो कि केस की समझ लो व्हाट्सएप का केस है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक फेक मैंने एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया। अब वो फेक मैसेज सर्कुलेट होता हुआ बहुत आगे तक चला गया, रादर पूरे इंडिया में फैल गया। तो जो गवर्नमेंट है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो जो है सोशल मीडिया इनसिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मांग सकती है कि सबसे पहला फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कौन था, ठीक है। तो उनको जो है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये बात किसने फैलाई थी और वो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये कंपनी है ये उस फर्स्ट ओरिजिनेटर जो कि मैं हूँ जैसे इस केस में, तो मुझे ये बात ना बताए कि आपकी जो है मैसेज है जो वो आप फर्स्ट ओरिजिनेटर हो, ताकि जो है गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक्शन ले सके, उसको बताने के डिस्क्लोज़ करने का कंटेंट ऑफ द मैसेज जो डिस्क्लोज़ नहीं करने पड़ेंगे। मतलब व्हाट्सएप जो है वो मुझे नहीं बताएगा कि आप जो है फर्स्ट ओरिजिनेटर थे और आपकी जो है रिपोर्ट हमने गवर्नमेंट को दे दी है, ठीक है। फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो है गिविंग यूजर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, रिमूव्स और डिसेबल्स एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ओन अकॉर्ड, देन अ प्रायर इंटीमेशन फॉर द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू द यूज़र। अब इसका मतलब क्या है कि अगर सोशल मीडिया कंपनी, समझ लो जैसे ट्विटर ने किया था ना, आपको पता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया था उन्होंने अपने अकाउंट से, फिर फेसबुक ने उनका अकाउंट रिमूव किया था। तो इस केस में जो है उनको बताना पड़ेगा, प्रायर इंटीमेशन देनी पड़ेगी उस यूज़र को कि बिकॉज यू हैव डन दिस थिंग वी आर रिमूविंग योर अकाउंट, और उस पर्सन को जो है
एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उस पर्सन को एक एडिक्वेट और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी कि उसका अकाउंट जो है वो क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट अगर कोई कहती है कि इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज़, अगर इस सब चीज़ों के भाव में अगर गवर्नमेंट कुछ कहती है सोशल मीडिया कंपनीज़ को कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हटानी है, तो उसको गवर्नमेंट की बात सुननी पड़ेगी और उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो है ये रूल्स कब जो है इन्फोर्स होंगे, जो नॉर्मल सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनके लिए तो ये रूल्स तभी इफेक्ट में आ जाएंगे जैसे ही ये गज़ट में छपेंगे, ठीक है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़, अभी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ आपको पता ही है, ट्विटर, फेसबुक, जो जिनके बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, उनके लिए ये रूल्स जो हैं वो 3 मंथ आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दीज रूल्स जो हैं वो अप्लाई होने शुरू होंगे, ठीक है। मतलब अब 3 महीने के बाद से ये रूल्स उनके ऊपर भी लगने शुरू हो जाएंगे। अब ये OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी रूल्स बनाए इन्होंने, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स दिए हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो कंटेंट आप जो पब्लिश करते हो अपने, जैसे नेटफ्लिक्स में, अमेजॉन प्राइम वीडियो में या हॉटस्टार, जो भी हैं जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको खुद ही क्लासीफाई करना पड़ेगा कि 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में कि ये यूनिवर्सल कंटेंट है, मतलब इसको सब लोग देख सकते हैं, या यूनिवर्सल या एडल्ट है, मतलब कि 7+ से एज वाले जो बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं, या मतलब जो लोग हैं वो देख सकते हैं। फिर UA जो है 13+, फिर 16+ और एडल्ट, ठीक है। तो ये क्लासीफाई उनको करना पड़ेगा और पेरेंटल लॉक की भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि अगर जो है जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को कुछ कंटेंट जो है वो ना दिखे, तो उसकी भी फैसिलिटी जो है OTT प्लेटफॉर्म्स को पेरेंट्स को देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जो डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको जो है जो जर्नलिस्टिक कंडक्ट के जो कोड्स हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए, उनका ही पालन करना पड़ेगा। जैसे कि जो कोड्स जो हैं वो हमारी जो फिजिकल न्यूज़पेपर्स जो छपते हैं या केबल TV जो चैनल हैं वो फॉलो करते हैं, वैसे ही रूल्स जो हैं अब डिजिटल न्यूज़ जो एजेंसीज़ हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, जैसे द प्रिंट है, द वायर है, फिर स्वराज्य है, जितने भी जो आपको पता है कि जो न्यूज़ डिजिटल न्यूज़ वाले हैं, उनके ऊपर भी अब वही रूल्स लगेंगे जो हमारे केबल TV वाले जो प्लेटफॉर्म पे लगते हैं, या फिर जो हमारे न्यूज़पेपर्स के ऊपर रूल्स लगते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाले। फिर 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है इन्होंने, ठीक है, जिसमें है सबसे पहला सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर्स, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स, और तीसरा है ओवरसाइट मैकेनिज्म। अब सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर क्या है, वही कि जो कंपनी है, जैसे अब आप नेटफ्लिक्स ले लो, तो उन्होंने अपना एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर रखा होगा, ठीक है। तो वही जो है विदिन 15 डेज़ के अंदर जो है वो ग्रीवेंस जो है यूज़र्स की उसको कंप्लाई करेगा, उसको जो है रिजॉल्व करेगा। अगर वहाँ भी नहीं होती है ग्रीवेंस का रिड्रेसल, तो जो नेक्स्ट बॉडी है वो है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। अब ये सेल्फ रेगुलेशन बॉडी जो है वो पब्लिशर्स जो नेटफ्लिक्स वो खुद ही बनाएगा, लेकिन उसको हेड कौन कर रहा होगा, एक रिटायर्ड जज या ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट या फिर कोई इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन। और इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा, ठीक है। जबकि वो सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है उनकी खुद की बॉडी है, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा, ठीक है। फिर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो लास्ट रिजॉर्ट होगा, लेवल 3 होगा, जिसमें क्या होगा कि जो ग्रीवेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उनकी बनाई हुई ओवरसाइट मैकेनिज्म एक बॉडी होगी, उसके पास जाएगी, और फिर वही जो है बॉडी जो है वो लास्ट में जो है वो ग्रीवेंस को एड्रेस करेगी, ठीक है। अब यही ओवरसाइड मैकेनिज्म जो है वो चार्टर भी बनाएगा सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ का, ठीक है, और कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का, कि जो ये ओवरसाइड मैकेनिज्म बताएगा कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो कैसे फंक्शन करेंगी और क्या उनकी मैंडेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका। तो भी एक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक रेजोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, जो कि जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम जो LTT के ऊपर जो श्रीलंकन आर्मी ने जो भी एक्शन लिया था इन दैट पीरियड, उसके ऊपर जो है एक तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कुछ आरोप लगते हैं श्रीलंका के ऊपर। उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो हुई थी, फिर जो रिपोर्ट आई थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन आ रहा है। तो उस रेजोल्यूशन को
हटाने के लिए, उस रेजोल्यूशन को रोकने के लिए जो श्रीलंका है वो इंडिया की तरफ देख रहा है कि प्लीज़ सपोर्ट अस अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन, ठीक है, एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आप हमारी हेल्प करो। तो ये कौन सी रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पे जो अब रेजोल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे रेजोल्यूशंस ऑफ कोर्स श्रीलंका के ऊपर आए हैं बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट, दिस इज़ वन ऑफ दोज रेजोल्यूशंस। लेकिन जो रिपोर्ट है वो देख लेते हैं उसके बारे में कि उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट जो है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स उन्होंने बनाई थी, और उन्होंने कहा था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा हुए जब सिविल वॉर का सिचुएशन थी श्रीलंका में, एलटीटी के अगेंस्ट जब आर्मी, जो श्रीलंकन आर्मी जो है वो एक्शन ले रही थी, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे, ठीक है। अब वो इसी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो न्यू गवर्नमेंट है, जो अब महिंदा राजपक्षा की जो फैमिली की गवर्नमेंट है, एक तरह से गोटाबाया राजपक्षा इज़ द प्रेसिडेंट और जो महिंदा राजपक्षा हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस गवर्नमेंट में क्या कहा हो रहा है कि जो उस टाइम पर मिलिट्री ऑफिसर्स थे जिन्होंने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, उनको ही सिविलियन गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर रखा गया है, ठीक है। और उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बहुत ज़्यादा एक तरह से एलिगेशंस हैं, ठीक है। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स जो थे उनको उनको रोका जा रहा है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स की वायलेशन हो रही है। जो मिलिट्री है वो ज़्यादा सिविलियन गवर्नमेंट में, मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट में ज़्यादा आ गए हैं, और जो है सिविल सोसाइटी को इंटिमिडेट किया जा रहा है, एंटी टेररिज्म का लॉ ला के जो है जर्नलिस्ट्स को साइलेंट किया जा रहा है। बेसिकली एक तरह से जो है जितने भी ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन के टाइम पे जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको बचाने के लिए हर एक हथकंडा बनाया जा रहा है बाय द करंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 28 सर्विंग और फॉर्मर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस पर्सोनल जो है वो की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर आ चुके हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है जो श्रीलंका की करंट गवर्नमेंट में 28 जो है सर्विंग या फिर मिलिट्री, जो पुराने मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया था या इंटेलिजेंस पर्सोनल थे जो, वो अब की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रखे गए हैं। तो दिस इज़ नॉट अ फेयर गेम, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीडिया, सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको भी दबाया जा रहा है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है रेजोल्यूशन का, जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन है वो क्या कहता है, अब इसको कोर ग्रुप ऑन श्रीलंका, जो श्रीलंका के ऊपर ग्रुप बनाया गया है UNHCR, जिसमें यूके, जर्मनी और कनाडा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसकी कैपेसिटी ऑन प्रिजर्विंग एविडेंस और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को जो है मेंटेन करने के लिए, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो आगे फॉरवर्ड करने के लिए हमको जो है कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अगेंस्ट जो श्रीलंका के जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो उसी के लिए वो रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, और ताकि जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो एक तरह से मैंडेट अपॉन श्रीलंका जो है उसको वाइडन किया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो एक ऐसा ही रेजोल्यूशन 30:1, ठीक है, 30:1 जो रेजोल्यूशन था जो कि 2015 में आया था, उस टाइम पर क्या हुआ था, वो भी ऐसे रेजोल्यूशन था। उसमें कहा गया था श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि आपको कुछ ऐसे एक्शंस करने हैं जिससे कि आप जो जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की थी उनके खिलाफ आप कुछ एक्शन लो। तो ये चीज़ें जो है उस टाइम पर रेजोल्यूशन जो है श्रीलंका ने उसको सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था? तब मैत्रीपाला सिरिसेना और जो रनिल विक्रमसिंघे की गवर्नमेंट थी, उन्होंने खुद ही कहा था कि हम प्रॉमिस करते हैं कि वी विल स्पीड अप दिस प्रोसेस, और हम जो है जो एथनिक रिकन्सिलिएशन हमारा प्रोसेस है जिसमें हम तमिल्स को राइट्स देने की बात हो रही है उसको हम स्पीड अप करेंगे, और हम कोऑपरेट करेंगे उन ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करने में जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया था, ठीक है। उन्होंने ही, उसी गवर्नमेंट ने, जो मैत्रीपाला सिरिसेना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ही अलाउ किया था कि हाइब्रिड कोर्ट्स बनाए जाएं जिसमें नॉन श्रीलंकन जजेस जो हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया था, ठीक है। और जो मिलिट्री ऑफिसर्स जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए थे उनको भी जो है उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए जो है गो अहेड दिया था उस गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर एक कमीशन बनाया गया था, एक कमीशन ऑन इंक्वायरी, ऑफिस ऑफ मिसिंग पर्सनस एंड ऑन ऑफिस ऑफ रिपरेशंस, जो कि ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता और जो है पनिशमेंट एक तरह से और अकाउंटेबिलिटी जो है उसको एस्टैब्लिश करता, जो कि उस टाइम पर हुआ था जब एलटीटी को मारा जा रहा था, ठीक है।
लेकिन फिर क्या हुआ, 2019 में प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा की गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने जो वो 30:1 जो रेजोल्यूशन जिसको श्रीलंका ने, जो उस टाइम की गवर्नमेंट ने, पुरानी गवर्नमेंट ने जिसको सपोर्ट करके उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया था, उस रेजोल्यूशन से जो श्रीलंका का सपोर्ट हटा लिया और रादर जो है पुरानी गवर्नमेंट को बोलने शुरू कर दिया कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो जो है उस उनकी वजह से जो है श्रीलंका की डिग्निटी जो है हार्म हुई है, और जो श्रीलंका की मिलिट्री है उसका जो है एक तरह से मोटिवेशन कम हुई है एंड ऑल दैट। तो अब इंडिया इसमें कहाँ पे पिक्चर में आता है? अब रिसेंटली जब ये काउंसिल की मीटिंग हो रही है, जब ये रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन चल रही है, तो उसमें इंडिया इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस, और इंडिया का जो एक तरह से जो व्यू होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो अ नेबर और इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दैट वॉर। और IPKF में जो हमारे जो पर्सोनल गए थे, तो इंडिया की जो वॉइस है वो उस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इसीलिए श्रीलंका इज़ सेइंग कि प्लीज़ आप हमारा इस टाइम पर साथ दो, वी डोंट वांट दिस रेजोल्यूशन एनी मोर, और इस रेजोल्यूशन को आप हमको अवॉइड करने के लिए हेल्प करो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो इंडिया है उसने जो 2012 में एक सिमिलर सा ऐसा रेजोल्यूशन आया था जो जब श्रीलंका के खिलाफ, तब इंडिया में जो गवर्नमेंट थी वो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, UPA की गवर्नमेंट थी। लेकिन तब जो है DMK, जो तमिलनाडु में DMK पार्टी है, वो उनकी UPA का एक तरह से पार्टनर होता था। तो जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जो है इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ वोट करना पड़ा था 2012 में, और उस टाइम पर श्रीलंका जो है वो इस वजह से बहुत नाराज़ हो गया था। फिर 2014 में जो है गवर्नमेंट ने एब्सटेन किया, वोट किया ही नहीं अगेंस्ट श्रीलंका, ना फेवर में ना ही अगेंस्ट वोट किया एक सिमिलर से ऐसे रेजोल्यूशन में। और 2015 में जो है वोटिंग की जो है वो सिचुएशन ही नहीं अराइज हुई, क्योंकि श्रीलंका ने उस रेजोल्यूशन को खुद ही ज्वाइन कर लिया। श्रीलंका ने कहा कि वी आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन, तो वोटिंग हुई ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब तमिलनाडु में दोबारा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि जो अब हमारी गवर्नमेंट है वो तमिलनाडु के सेंटिमेंट्स को, क्योंकि तमिलियंस के सेंटिमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं उस एक सिचुएशन के साथ जिसमें LTT के खिलाफ जो एक्शन लिया था, ठीक है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि व्हाट विल आवर गवर्नमेंट डू इन दिस केस, क्या वो श्रीलंका का साथ देगी या श्रीलंका को दोबारा से नाराज़ करेगी लाइक इन 2012, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करबी इंसर्जेंसी। अब ये करबी इंसर्जेंसी क्या है कि एक मेजर एथनिक कम्युनिटी है असम की, करबी, ठीक है। और उनकी हमेशा बहुत पुरानी एक डिमांड रही है कि वो एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। ये 1980s से जो है वो एथनिक वायलेंस कर रहे हैं, एक तरह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है प्रॉपर, और वो एक तरह से आर्म्स उठाए हुए हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके, और वो अगेंस्ट द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर वायलेंस करते हैं बिकॉज दे वांट अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो उनके बहुत सारे मिलिटेंट्स ने रिसेंटली अभी एक तरह से सरेंडर किया है चीफ मिनिस्टर के सामने, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम के सामने। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी करबी इंसर्जेंसी की। तो उनकी कोर डिमांड तो आपको बता दी मैंने कि वो सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो करबी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, जो कि असम का ही एक पार्ट है, वो एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। आपको पता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे 6th शेड्यूल के अंडर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो वो 6th शेड्यूल का पार्ट उनको हमने बना के दे दिया है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक सेपरेट स्टेट ही चाहिए, ठीक है। तो वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो ये डिमांड करती है, उसके लिए जो है मिलिटेंट्स बन गए हैं, और वो जो हैं हथियार उठा चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो है अब वो जो एनहांस्ड ऑटोनॉमी और स्पेशल पैकेजेस मांग रहे हैं, जो वहाँ की जो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो ऑटोनॉमस काउंसिल की, जो हमारी करबी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कह रही हैं कि हमको आप एटलीस्ट एनहांस्ड ऑटोनॉमी दो और स्पेशल पैकेजेस जो है वो दो, जो कि हम जैसे जो 2011 में दिए गए थे, ठीक है। फिर अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर, जो कि एक एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी है, बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, करबी एंगलोंग, वेस्ट करबी एंगलोंग और दीमा हसाओ। तो ये जो है ये ऑटोनॉमस स्टेट की डिमांड करते हैं कि इनको हमको जो है ये एक ऑटोनॉमस स्टेट बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन अब ये सरेंडर हुआ है, जो इससे क्या एक मैसेज जा रहा है, इससे मैसेज सिर्फ जो करबी एंगलोंग के जो मिलिटेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही नहीं जा रहा है,
बल्कि उन्हें भी जा रहा है जो नागालैंड में जो नागा जो है सेपरेट स्टेट की या सेपरेट एक तरह से ग्रेटर नागालैंड की जो डिमांड कर रहे हैं, उन इंसर्जेंट आउटफिट्स को भी मैसेज जा रहा है कि अगर आप जो है आर्म सरेंडर करोगे तो देर इज़ अ चांस कि आप अपने लिए अच्छी जो है एक बार्गेन ले सकते हो फ्रॉम दी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि जब ये अब जो सरेंडर किया है इन्होंने, जो करबी जो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उससे क्या होगा कि नागा मिलिटेंट आउटफिट्स जो हैं उनका भी एक तरह से जो भरोसा है और इनका जो एक तरह से जो जुनून है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मेलसी आ रही है और जितनी ये इंसर्जेंसी वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये धीरे धीरे वहाँ पर सरेंडर करती जा रही हैं एंड आर दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। और उससे उन्हें पता लग रहा है कि एक तरह से जो नागा आउटफिट्स हैं वहाँ पर जो अभी भी लड़ रही हैं वहाँ पर एक सेपरेट स्टेट के लिए, एक सेपरेट कंट्री के लिए, बेसिकली सेसेशनिस्ट जो मूवमेंट्स हैं, उन्हें पता लगेगा कि अगर आप सरेंडर करते हो आर्म तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट जो है उनको लाइफ ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट देगी और उनके उनके लिए, उनके बच्चों के लिए लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी अगर वो आर्म्स सरेंडर करते हैं, ठीक है। फिर एक और मैसेज जा रहा है कि बोडोलैंड की जो बोडो मिलिटेंट्स थे, उन्होंने लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट के साथ एक तरह से जब डील साइन कर ली बोडोलैंड के लिए, तो उसके बाद से भी वहाँ पर जब पीस एंड डेवलपमेंट आना शुरू हुआ है तो देयर इज़ अ इसी वजह से बोडोलैंड के जो कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की वजह से ही ये जो है हमारी कार्बी कम्युनिटी है, इनको भी समझ आ गया था कि देयर इज़ कोई ऐसा चांस नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ आप लड़ सकते हो एंड दे हैव टू मेंटेन अ कोर्डियल रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, ठीक है। तो धीरे धीरे जितने भी वहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन्हें अब ये धीरे धीरे समझ आने लगा है कि वायलेंस जो है वो किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन का आंसर नहीं हो सकता और धीरे धीरे हमको मेन स्ट्रीम में आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर। अब एक्रेडिटेड इन्वेस्टर जो है वो सेबी ने एक टर्म दी है, एक कंसेप्ट दिया है इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में, और कमेंट्स मांगे कि आप इसकी डेफिनेशन जो है इसको आप और ज़्यादा अगर एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप अपनी सजेशन दे सकते हो। तो सेबी ने क्या डेफिनेशन दिया एक्रेडिटेड इन्वेस्टर की, उन्होंने कहा है कि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर जो है या तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर या फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर वो होगा जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की और जो रिस्क और रिटर्न जो होते हैं जो एसोसिएट होते हैं उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। और वो पर्सन जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर है वो एबल होगा इतना कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके, ठीक है। ऐसी जो अब एक्रेडिटेशन क्या होता है, एक तरह से सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर आप जो है आपको बहुत नॉलेज है फाइनेंस की और आप इन्वेस्टर अच्छे हो और आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो तो सेबी आपको क्रेडिट करेगा कि यस यू आर एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, और ये जो टर्मिनोलॉजी होगी या जो सर्टिफिकेशन होगा ये 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। और ऐसे ही एक्रेडिटेशन एजेंसीज होंगी जो कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस या फिर उनकी सब्सिडरी होंगी, और जो है ये एक्रेडिटेशन एजेंसीज जो है जिनसे जो है इन्वेस्टर्स जो आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल एडवाइस ले सकेंगे, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर की, कि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदने की जो है सेबी इजाज़त दे देगा, जैसे कि उनको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनके लिए उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी उसके लिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी रेगुलेटरी कि उनको कम थोड़ी सी रेगुलेशंस जो हैं उनके ऊपर थोड़ी कम लगेंगी बिकॉज दे आर क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, उनके पास नॉलेज है तो उनको ज़्यादा सेबी को उनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज जो कि एक्सेस मिलेगा जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को ही मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब सेबी देख लेते हैं क्या है। सेबी जो है हमारा रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, जो कि एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। अब ये याद रखो कि चाहे वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंडर बनाओ, लेकिन वो नॉन स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बनाई गई है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में, इसके 9 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन, ठीक है। इसके 9 मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एक मेंबर होता है लॉ मिनिस्ट्री से, एक मेंबर होता है आरबीआई से, और 2 मेंबर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। फिर इसके 4 टाइम फुल मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। फंक्शंस क्या हैं हमारे सेबी के,
रजिस्टर करना स्टॉक मार्केट्स को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, मर्चेंट बैंक्स को, म्यूचुअल फंड्स को, अंडर राइटर्स को एंड ऑल दैट, ब्रोकर्स, एजेंट्स जितने भी होते हैं उन सबको रजिस्टर करना। फिर फीस लिवाई करना या चार्जेस लिवाई करना, जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर फीस लिवाई करते हैं वो। फिर इन्वेस्टर को एजुकेट करना कि आप जो है कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कैसे जो है सुरक्षित रह सकते हो। आपको पता होगा टीवी पे भी ऐड आती है बहुत ज़्यादा सेबी की इस मामले में कि कैसे जो है इन्वेस्टर जो है अपने पैसे बचा सकता है और कैसे फ्रॉड से बच सकता है। तो उसके लिए इन्वेस्टर एजुकेशन भी ये करता है सेबी, ठीक है। फिर इंस्पेक्शन भी करते हैं और ऑडिट भी करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी इफ़ देयर इज़ एनी माल प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन द ट्रेड, ठीक है। तो उसको जो है भी रोकने के लिए जो एक तरह से ऑडिट भी यही जो स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिट होते हैं उसको भी सेबी ही करता है, ठीक है। तो ये एक मार्केट रेगुलेटर है जो वो है सेबी। सो these were our topics for today, and please download the weekly current affairs PDF from our telegram group। आज आप अपना हमारे telegram group से जो वीक की जो हमारी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। सो we'll meet next time with new topics, until then goodbye and take care।